वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर। देखिए, आज जो हम केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर में लेके आया हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले जो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिनमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और सेम थिंग जो है ना, हम यहाँ पे भी फॉलो करने जा रहे हैं। तो पहले हम जो है ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है ना कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ना वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उनमें जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। So let's start our video with the first question. तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि which of the following factors favor the reverse reaction in a chemical equilibrium. But before giving you the answer or solution to this question, मैं आपको यहाँ पे जो है ना ये जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। केमिकल में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं लिचेट लेयर प्रिंसिपल। तो लिचेट लेयर प्रिंसिपल जो है, ठीक है ना, देखिए वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। और अगर आपको लिचेट लेयर प्रिंसिपल जो है ना पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है, तो हमारे चैनल पे जो है ना आप टाइप कीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां से केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। तो लिचेट लेयर प्रिंसिपल जो है, देखिए लिचेट लेयर प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि मान लो एक रिएक्शन है A गिव्स B। सो सिंस यहाँ पे जो है ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेट होगा, और जब इसमें इक्विलिब्रियम सेट होगा, आपको याद रखना होगा कि इक्विलिब्रियम जो है ना मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम जो है मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो वो रिएक्शन फिर उसी स्टेट में रहना चाहेगा, क्योंकि सबसे स्टेबल है। क्योंकि हर कोई जो है ना स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, स्टेबल स्टेज में रहना चाहता है। तो इक्विलिब्रियम इसकी स्टेबल स्टेट है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम पे इस पे कोई भी चेंज करना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, व्हाटएवर, तो दैट मीन्स कोई भी चेंज अगर आप यहाँ पे करोगे, ठीक है ना, तो अगर आपने कोई भी चेंज कर ली, तो जो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली इन चेंज को अनडू करेगा, यानी इनको रिवर्स करेगा। मान लो अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, तो प्रेशर को कम करने के लिए जो रिएक्शन है ना, वो प्रेशर को कम करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है ना करेगा। कैसे, क्या करेगा? देखिए दो ही चीजें, या तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, या तो रिएक्शन को बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए जो नाइट्रोजन है या इस तरह से देंगे, जो हाइड्रोजन है, और व्हेन इट कंबाइंस विद आयोडाइड यू विल गेट ट्वाइस HI। अब जरा ध्यान दीजिए इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में अगर मैं H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, बट मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे अगर मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे बढ़ाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा? तो ये तो आपने चेंज किया, यानी ये आपने चेंज किया, आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया। अब जो ये रिएक्शन है, ये तो लेकिन नहीं चाहेगा उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, तो ये इस H2 कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, यानी इसको वापस अपनी जगह लाना चाहिएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेगा? देखिए, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, इसमें दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक बैकवर्ड रिएक्शन है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ना वो यूज हो रहा है, और आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के आयोडीन और हाइड्रोजन बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो रिएक्शन उसे कम करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा। यानी मान लो, तो दैट मींस यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम जो है दैट विल शिफ्ट फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। देखिए उससे क्या होगा, जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिया, तो वो सारा यहाँ पे यूज होगा, और आपकी कंसंट्रेशन जो है ना फिर से वही रहेगी जो नॉर्मल यहाँ पे थी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लिचेट लेयर प्रिंसिपल। यानी जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, आप कोई भी चेंज उसमें करोगे, तो वो उस चेंज को रिवर्स करेगा ऑटोमेटिकली। इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लिचेट लेयर प्रिंसिपल। यही लिचेट लेयर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, ठीक है। वेल, कम बैक टू द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर्स द रिवर्स रिएक्शन इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम।
इनमें से जो फैक्टर्स हमें दिए गए, इनमें से कौन जो है ना रिवर्स रिएक्शन को फेवर करेगा। यानी मान लीजिए अगर एक रिएक्शन हमारे पास इस तरह से A gives B, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, और इसी को हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है, इन फैक्टर्स को हमें देखना होगा और हमें देखना होगा कि इनमें से बैकवर्ड रिएक्शन कौन लेगा। देखिए सबसे पहले लिखा है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, ठीक है ना, वो तो अभी भी हमने देखा कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी मान लो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, अब देखिए अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसे कम करने के लिए हमें इसको बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्ट और बढ़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन से प्रोडक्ट बनता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से प्रोडक्ट टूट जाए। तो दैट मींस दिस ऑप्शन इज द एग्जैक्ट रीजन, ठीक है ना। लेकिन अब हम तीसरे ऑप्शन को भी देखेंगे, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रिमूवल ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी रिमूवल ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स का मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो इसे बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट मींस इसमें भी फॉरवर्ड डायरेक्शन ही बढ़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा, दैट इज द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। So this was based on the Lecher-Clair principle. Now come to the second question, that is ये theoretical question है कि theory of active mass indicates that the rate of chemical reaction is directly proportional. तो अगर एक reaction में लिखता हूँ A plus B will give C plus D, ये जो theory of active mass है इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है, law of mass action भी बोलते हैं इसी को, law of mass action। तो law of mass action ये कह रहा है कि जो rate of reaction है that is directly proportional to the concentration of the reactants, ठीक है ना, that's directly proportional to the concentration। और यहाँ पे concentration term अच्छा नहीं होगा, तो better है कि हम बोलेंगे the rate of reaction is directly proportional to the active mass of the reactants, ठीक है ना। so ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिव मास, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से नाम आया एक्टिव मास थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ एक्टिव मास। So जो rate of reaction है, it is directly proportional to the concentration of the reactants। बट अगर मैं इसको more precise लिखूं तो कुछ इस तरह से होगा, मान लीजिए A into A, B into B gives C into C plus D into D। ये जो small a b c है ये इनके coefficients है। तो अगर आपको इसमें rate लिखना होगा according to the theory of active mass, तो यहाँ पे जो rate है that will be directly proportional to the active mass of the A raised to the power of the coefficient and active mass of B raised to its power, ठीक है ना। So this is, अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो पहला लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज नॉट द रीजन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने ले लिए, ठीक है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। पहले हमें हेबर्स प्रोसेस को समझना होगा। हेबर्स प्रोसेस कह रहा है कि when nitrogen will combine with 3 molecules of hydrogen, ठीक है ना, you will get here 2 molecules of ammonia, clear। तो इसका मतलब ये हुआ this is the Haber's process। बट इसमें आपको याद रखना होगा यहाँ पे हीट भी रिलीज होगी, हीट भी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ओके। और जो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। देखिए यहाँ पे भी हमारा लेचर-क्लेयर प्रिंसिपल ही काम आएगा। ये कह रहा है कि अगर हमें अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, देखिए अमोनिया की प्रोडक्शन को अगर आपको बढ़ाना है तो दैट मींस आपको यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाना होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया बनता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसने फैक्टर्स दिए वो ये है, ये कह रहा है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या उससे अमोनिया के प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। इससे आपको याद रखना होगा लेचर-क्लेयर प्रिंसिपल में हमें ये कहा गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वो फेवर होगी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा होगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा,
और हमें बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं बढ़ाना, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ाना, क्योंकि हमें अमोनिया बढ़ाना है। तो दैट मीन्स पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा कहता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑब्वियसली अभी इसका अपोजिट है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। और तीसरा कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, और अकॉर्डिंग टू द लेचर लेयर प्रिंसिपल, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो जो आपका रिएक्शन है ना, या जो इक्विलिब्रियम है, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स lesser number of moles, ठीक है ना, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। इसका बहुत ही अच्छा लॉजिक है, रीजन है, ठीक है ना। वो हमने जो ना ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए, तो वहां पे आप इसका रीजन भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम जो आपका शिफ्ट होगा, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देख लीजिए, अगर आप देखोगे लेसर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 2, और जो यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में टोटल मोल्स है दैट इज 4। तो दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो दैट मीन्स ये हमारे काम का है, क्योंकि हम तो चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाए। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शन भी सही है। तो अब आपके दो ऑप्शन सही है, और आपका जो डी है वो कह रहा है बोथ बी एंड सी, सो दिस द ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे, दैट्स बोथ बी एंड सी, ठीक है। सो दिस वाज अगेन बेस्ड ऑन लेचर-लेयर प्रिंसिपल। नाउ द सेकंड इज कि अगर आपके पास इनिशियली, ये जो क्वेश्चन है, इफ इनिशियली वी हैव 5 मोल्स ऑफ PCl5 and degree of dissociation alpha is 0.4, find the concentration of PCl3 and Cl2। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस है A, ठीक है, तो इट विल गिव B+C, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये A सब्सटेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है और आपको B+C दे रहा है। मान लीजिए अगर मेरे पास इसका इनिशियली 1 मोल है, तो B 0 होगा, C 0 होगा इनिशियली, क्योंकि जब ये रिएक्शन नहीं हुआ, ये पूरा अभी मौजूद है, पूरा प्रेजेंट है 1 मोल। फिर कुछ टाइम के बाद मान लो इसका 0 हो गया, यानी पूरा 1 मोल यूज हो गया, तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम यहाँ पे डबल एरो शो कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। मान लीजिए इसके कुछ मोल्स डिसोसिएट हो गए, और मान लो जो इसके मोल्स डिसोसिएट हो गए, दैट इज सपोज P मोल्स, तो P मोल्स इसके डिसोसिएट हो गए। तो अगर यहाँ पे P मोल्स डिसोसिएट हो गए, ठीक है, तो बचेगा कितना, 1 - P, ठीक है। यानी इसका 1 मोल था, लेकिन 1 मोल पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, कितना हुआ, P मोल, यानी P मोल इसमें से खत्म हो गए। अब जितने मोल्स खत्म हो गए उतने मोल्स बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे P मोल बनेगा, यहाँ पे P मोल बनेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की जाती है, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, या पर मोल ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट समझने के लिए। यानी 1 मोल जो रिएक्टेंट का है उसमें से कितना मोल डिसोसिएट हो गया, खत्म हो गया, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन इस तरह से दिया गया आपको कि PCl5 जो है ना वो डिसोसिएट होगा, और PCl5 जब डिसोसिएट होगा आपको मिलेगा PCl3 + Cl2, ठीक है। इनिशियली आपने यहाँ पे PCl के जो है ना 5 मोल्स दिए हैं, 5 मोल्स, तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, और यहाँ पे कहा गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है 0.4 है, यानी 1 मोल में से 0.4 मोल जो है ना खत्म हो जाएंगे 1 मोल में, ये याद रखना होगा 1 मोल। लेकिन यहाँ पे 5 मोल है, तो 5 मोल में से कितना खत्म होगा, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे 5 मोल में से 5 अल्फा गायब हो जाएंगे, 5 अल्फा डिसोसिएट होंगे, यानी 1 मोल के लिए अल्फा है, तो 5 मोल के लिए होगा 5 अल्फा। तो जो 5 मोल है इसमें से 5 अल्फा जो है ना वो डिसोसिएट होंगे। अब जितना डिसोसिएट होगा उतना यहाँ पे बनेगा, क्योंकि मान लो अगर इसका 1 मोल होता और वो पूरा खत्म होता, आपको इसका 1 मोल मिलता, इसका 1 मोल मिलता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 मोल्स है, और उसमें से अल्फा जो है ना डिसोसिएट हो रहा है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 5 - 5 अल्फा, तो ये बनेगा 5 अल्फा, और ये भी क्या बनेगा 5 अल्फा।
ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है नंबर ऑफ मोल्स। देखिए अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, सॉरी, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको कंसंट्रेशन मिलेगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है ना, दैट इज द मोलरिटी एंड दैट्स द कंसंट्रेशन, राइट। देखिए अब मुझे PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन चाहिए, तो इनकी कंसंट्रेशन आपको मिलेगी 5 इंटू अल्फा का वैल्यू है 0.4 और वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर है, और इसी तरह Cl का भी इसी तरह होगा 0.4 डिवाइड बाय 1 लीटर। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आपको मिलेगी दैट इज 2 मोल्स पर लीटर, तो इसकी भी होगी 2 मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो दोनों की कंसंट्रेशन जो है ना वो सेम आ रही है एंड दैट इज द 2 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन सी जो है ना वो आंसर इसका होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि रिलेशन जो है ना Kp और Kc का वो ये है कि Kp इज इक्वल टू Kc into RT raised to power delta Ng raised to the power delta Ng। अब यहाँ पे जो डेल्टा Ng है वो समझिए। देखिए n से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स, और जो यहाँ पे डेल्टा n है दैट इज चेंज इन मोल्स, और यहाँ पे G है, G फॉर गैसेस। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या देखने होंगे, गैसेस के मोल्स देखने होंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, उससे आपको डेल्टा Ng मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होगा, आयोडीन जो है दैट्स अगेन गैसेस स्टेट, और आपको यहाँ पे मिलेगा ट्वाइस Hi दैट्स इन द गैसेस स्टेट। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा Ng फाइंड आउट करूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में मोल्स है 2 यानी Np यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे रिएक्टेंट में मोल है कितने 2, इसका 1 इसका 1, तो यहाँ पे टोटल जो डेल्टा Ng है दैट इज 0, ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यू वहां पे इस रिलेशन में पुट करोगे तो आपको मिलेगा Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो Kp इज इक्वल टू Kc। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो Kp इज इक्वल टू Kc है, तो पार्ट सी जो है ना, यानी ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कहा गया फाइंड द Kp एंड Kc ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन का Kp और Kc क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो है ना ऑप्शंस ये नहीं होने चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इसमें लिखा है वाटर जो है ना वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना, दैट्स इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर दैट्स इन द गैस स्टेट। देखिए जब आपको Kp और Kc निकालना हो किसी चीज का, और Kp और Kc कुछ नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इस पे भी मैंने वीडियो बनाया कि Kp हम कब यूज करते हैं, Kc कब यूज करते हैं। देखिए Kp और Kc जब आप फाइंड आउट करोगे तो कुछ एजम्पशंस होते हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी से लिखूं। एक तो ये है कि अगर आपको सॉलिड्स की कंसंट्रेशन दी होगी वो कांस्टेंट है, उसको हम यूनिट लेते हैं, यानी उसको 1 के बराबर लेते हैं। और दूसरा एजम्पशन ये है कि अगर एक लिक्विड एक गैस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा तो उस टाइम जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन आप इक्वल टू 1 लेते हैं, यूनिटी, ठीक है ना। और थर्ड ये है कि अगर एक रिएक्शन जो है ना एक्वस मीडियम में हो रही है तो उस टाइम जो सॉल्वेंट वहां पे यूज होगा एक्सेस में, दैट इज वाटर, उसकी कंसंट्रेशन हम मान लेंगे। तो देखिए बैक हम इस रिएक्शन पे वापस आ जाते हैं। तो इस रिएक्शन में जो हमें कहा था कि एक वाटर है लिक्विड फॉर्म में, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर दैट्स इन गैसेस फॉर्म। तो ये हमारा दूसरा वाला केस हुआ कि एक लिक्विड जो है ना एक गैस के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस केस में आपको याद रखना होगा इस वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो आप 1 लोगे। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं दैट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट यहाँ पे वाटर है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट भी यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो जो Kc यहाँ पे बराबर होगा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, क्योंकि यहाँ पे इस वाटर की कंसंट्रेशन जो है इस वाटर की कंसंट्रेशन दैट विल बी इक्वल टू 1, इट्स अकॉर्डिंग टू द assumption, ठीक है। सो Kc यहाँ पे जो है ना दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है दैट्स मोल्स पर लीटर, ठीक है, यही इसका यूनिट होगा। तो अगर मैं Kp की बात करूं, ठीक है, तो Kp जो है ना हम सिर्फ गैसेस के लिए यूज करते हैं जब जो सब स्पीशीज है वो गैसेस के फॉर्म में हो। तो अगर यहाँ की हम बात करें
तो यहाँ पे गैसेस के फॉर्म में जो है ना आपका वाटर है, तो इसका जो एक्टिव मास है, देखिए जब मैंने केसी फाइंड आउट किया था तो एक्टिव मास हमने लिया था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट्स मोलैरिटी। यहाँ पे हम एक्टिव मास लेंगे इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर, तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है दैट विल बी एटमॉस्फेयर। तो दिस इज द केपी एंड केसी फॉर दिस फॉलोइंग रिएक्शन। इसका केपी जो है वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, ठीक है ना, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर। तो इसमें बस एक ख्याल रखना होगा, ठीक है ना, एजम्पशंस का। तो मैंने सारे एजम्पशंस यहाँ पे लिख दिए कि सॉलिड जब होगा तो उसका आप कंसंट्रेशन 1 लोगे, और जो लिक्विड है और गैस का इक्विलिब्रियम होगा तो वहां पे लिक्विड की कंसंट्रेशन ऑफ 1 लोगे, और अगर एक एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो उस केस में जो है ना वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो आप कितना लोगे, 1 लोगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो, ठीक है ना। सो विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।